राजसी समय में मौत सबसे बुरा भाग्य नहीं था। ड्यूक द्वारा ले लिए जाना था। जब एक पिता अपना कर्ज चुकाने में असफल होता था, तो उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा जाता था। उसे ले लिया जाता था, मुआवजे के रूप में, एक संपत्ति के रूप में, एक जीवित भुगतान के रूप में। यह कहानी है रोसेलिया की। उसके पिता का कर्ज पहले ही उसका भाग्य तय कर चुका था। ड्यूक उसे लेने आ रहा था। इसीलिए रोसेलिया ने एक ऐसा फैसला लिया जो डर से भी बदतर था। उसने खुद को ही छोड़ दिया। उसने अपने बाल काट दिए, अपने शरीर को कसकर बांध लिया और अपने ही भाई, एक जुआरी, एक नाकाम, एक आदमी जिसने सब बर्बाद कर दिया, उसकी पहचान चुरा ली। वह बन गई एंटोनियो। हर सांस उधार थी। हर शब्द उसके साथ धोखा कर सकता था। एक गलती, और कानून की नजर में वह इंसान भी नहीं रहेगी। लेकिन ड्यूक इतना आसानी से धोखा नहीं खाता। वह देखता है, वह सवाल करता है, वह करीब आता है, बहुत करीब। और रोसेलिया को एहसास होता है कि खोजे जाने से भी ज्यादा डरावनी बात है। ड्यूक उसकी ओर खिंच रहा है, बिना यह जाने कि वह कौन है, बिना यह जाने कि वह क्या छुपा रही है। क्या यह शक है या इच्छा? अगर उसे सच्चाई मिली, वह नष्ट हो जाएगी। अगर नहीं, तो वह खुद उसी आदमी से प्यार कर सकती है जो उसे बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यह सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं, यह एक खतरनाक रोमांस, एक मनोवैज्ञानिक खेल, एक झूठ हर धड़कन के साथ भारी होता जाता है। और इस दुनिया में प्यार सबसे घातक राज है। अंत तक देखते रहिए, क्योंकि एक बार ड्यूक उसे ऐसे देखने लगे तो कोई भागना नहीं। पार्ट 1, हिंदी अनुवाद। एक आदमी शाही वस्त्र पहने सिर झुकाए बैठा था। उसकी एक मुट्ठी उसके कनपटी पर टिकी थी और दूसरी हाथ की उंगलियां मेज पर धीमे लयबद्ध तरीके से थपथपा रही थीं। उसके सामने फैले कागज बिल्कुल छुए नहीं गए थे। कमरा गहरे सन्नाटे में डूबा था। उसके पीछे खड़ा था एक युवा लड़का, साफ सुथरे व्यवस्थित कपड़ों में, सीधे खड़े होने की मुद्रा में, अपने मालिक के आदेश का इंतजार करते हुए। उस आदमी के हरे बाल थे, तेज हरी आंखें और बिल्कुल तराशी हुई जॉलाइन। बिना सिर उठाए उसने कहा, माफ कीजिए, क्या तुमने मुझे बुलाया? कुछ पल की खामोशी हुई। लड़का थोड़ा झिझका, फिर हल्की लड़कों जैसी आवाज में बोला, अ आपने मुझे बुलाया था, महाराज? आदमी ने आखिरकार जवाब दिया, तुम्हें बुलाया? हाँ, बिल्कुल। मेज पर बैठा वो आदमी था रुग्वेलजेट साम्राज्य का ड्यूक, क्लाउस डे बॉल्टेजार। जैसे ही उसने आवाज दी, नौकर तुरंत आगे बढ़ा। उसी पल ड्यूक भी खड़ा हुआ और उसकी ओर मुड़ा। कमरा इतना शांत था कि उनके कदमों की आवाज साफ गूंज रही थी। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, ड्यूक ने युवा लड़के को पीछे की दीवार पर धक्का दे दिया। उसका हाथ लड़के के सिर के पास दीवार में जोर से लगा, उसे वहीं पिन कर दिया। उनके चेहरे खतरनाक रूप से पास थे और ड्यूक की मौजूदगी दम घोंट देने वाली थी। युवा लड़का डर से सिर झुका लेता है। ड्यूक ठंडे स्वर में कहता है, मुझे एक बात जाननी है। लड़का कांपती, लड़कों जैसी आवाज में बोला, माफ कीजिए महाराज, कौन सी बात? जवाब देने की बजाय ड्यूक और पास झुकता है और उसे सूंघने लगता है। लड़का हैरान रह जाता है। फिर ड्यूक उसके कान के बिल्कुल पास तेज गुस्से भरी आवाज में फुसफुसाता है, मैंने तुम्हें वो घटिया इत्र न लगाने को कहा था, है ना? वह थोड़ा पीछे हटता है और आदेश देता है, जवाब दो। लड़का घबराकर लड़कों की आवाज में, म मैं कोई इत्र नहीं लगाता महाराज। यह सुनकर ड्यूक और गुस्से में आ जाता है। तो तुम सब मुझे चुनौती दे रहे हो? वह गरजता है, जबकि मैंने तुम्हें सेवा करके अपना कर्ज चुकाने की इजाजत दी है। वह उसका नाम जोर से पुकारता है,
एंटोनियो डी हेंसिंक। अपना नाम सुनते ही युवा नौकर के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। ड्यूक और करीब आकर कहता है, मैं छिपी चीजें ढूंढने में उस्ताद हूँ। मैं तुम्हारे राज निकाल कर रहूंगा। एंटोनियो का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उसे सच में पता चल गया कि मैं लड़की हूँ? उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें अपने आप एक तरफ खिसक गईं। मेरी नजरों से बचने की कोशिश मत करो, ड्यूक आदेश देता है। वह फिर से दीवार पर हाथ मारता है, उसे दोबारा जकड़ते हुए। तुम जितना बचोगे, मैं उतना गहराई में जाऊंगा। ड्यूक के चेहरे पर जिज्ञासा और गुस्सा दोनों थे। उसके हरे बालों की कुछ लटें माथे पर गिराई थीं। गुस्से में भी वह खतरनाक रूप से आकर्षक लग रहा था। एंटोनियो, जो वास्तव में एक लड़की थी, अपने भीतर घबराहट में सोचती रही, क्या ये आदमी बाइसेक्सुअल है? मैंने खुद को लड़के जैसा बनाया ताकि ऐसी ही स्थिति से बच सकूं। लेकिन एक बात उसने नोट नहीं की। ड्यूक एक बार भी नजर नहीं झपका रहा था। उसकी आंखें एंटोनियो पर जमी थीं, मानो वह उसकी परतें उतारकर असली सच्चाई ढूंढ रहा हो। 2-3 महीने पहले एक कांच की बोतल जमीन पर जोर से फटकर टूट गई। उसकी तेज आवाज पूरे अंधेरे कमरे में गूंज उठी। लंबे हरे बालों और हरी आंखों वाली एक युवा लड़की जोर से चौंक उठी। वह एक सुंदर नीले नाइट गाउन में खड़ी थी, उसका चेहरा सदमे से जमे हुआ। उसके सामने खड़ा युवक सफेद शर्ट और भूरे पैंट पहने हुए था, वही कपड़े जो आमतौर पर रईस घरानों के लड़के पहनते थे। वह चिल्लाया, रम कहाँ गई? रोसेलिया, रोसेलिया। रोसेलिया डी हेंसिक अपने नीले नाइट गाउन में खामोश खड़ी उसे देखती रही। वह फिर चिल्लाया, मुझे शराब लाकर दो, अभी। रोसेलिया थकी हुई, बिखरी हुई नजर आती थी, मानो वह इस रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी हो। वह थी बारॉन हेंसिक की गोद ली हुई बेटी, और उसके सामने खड़ा लड़का था बारॉन का असली बेटा, उस घर का उत्तराधिकारी। वह फिर उससे चिल्लाया, क्या हुआ? क्या पैसे खत्म हो गए? पिता ने तुम्हें बहुत सारे पैसे देकर गए थे, सब कहाँ उड़ाए? रोसेलिया के भीतर घबराहट उठी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वह जोर से बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने सब उड़ा दिया? वह कड़वाहट से हंसा। तो फिर जाकर कुछ ढूंढो, कुछ बेचने लायक। रोसेलिया की आंखों में गहरी निराशा उतर आई। वह मुड़कर चलने लगी। पिता की मौत के बाद हमारा परिवार पूरी तरह बिखर गया है, वह सोचती गई। रसोई में पहुंचकर उसकी नजर एक तेज ब्लेड पर पड़ी, एक छुरा। उसने उसे उठा लिया और वापस उसकी ओर चल दी। बारॉन का बेटा, काया से मजबूत पर अंदर से खोखला, पूरी तरह एक नाकाम इंसान। उसने रोसेलिया की जिंदगी नरक बना दी थी। वह जब उसे छुरे के साथ आते देखता है, उसके चेहरे पर पहली बार डर उभरता है। क क्या कर रही हो तुम? ये छुरा क्यों उठाया है? दूर रहो। रोसेलिया मन ही मन सोचती है, अब वक्त आ गया है इसे हटाने का, हमेशा के लिए। वह छुरा उठाती है मानो वार करने वाली हो। वह लड़का डर के मारे चीख पड़ता है, रुको, रुको। लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है, कुछ अजीब था। रोसेलिया शांत खड़ी थी और उसके हरे लंबे बाल गायब थे। वह नीचे देखता है। रोसेलिया ने अपने कटे हुए बाल उसकी हथेलियों में रख दिए। रोसेलिया ने शांत स्वर में कहा, तुमने कहा था ना, कुछ बेचने को लाओ। बस इतना ही बचा है, लो, बेच दो। लड़के ने किसी शर्म के बिना उन बालों को उठाया और घर से बाहर चला गया। जाते जाते उसने मुड़कर कहा, तुम पत्थर दिल हो। रोसेलिया ने धीमे से दोहराया, हाँ, मैं पत्थर दिल हूं। फिर सोचने लगी, क्या सच में हूं या सिर्फ जरूरत पड़ने पर उससे भी ज्यादा कठोर हो सकती हूँ?
वह सवाल उसके मन में ठहर गया। दक्षिणी सड़कें। एंटोनियो की तबाही सर्द हवा सड़क पर चाकू की तरह लग रही थी। एंटोनियो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी मुस्कान शैतानी थी। अब तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे एंटोनियो, एक बोला, क्योंकि कर्ज वसूलने वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया। चलो, तुम्हारा जुए का कर्ज चुकाने का वक्त हो गया है। एंटोनियो बेहद डरा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे उसकी हालत बयान कर रहे थे। रोसेलिया को कुछ नहीं पता, कुछ दिन बाद अपनी कमरे में खड़ी रोसेलिया धीरे धीरे कपड़े पहन रही थी। मुझे नहीं मालूम, वह मर भी चुका हो सकता है, उसने सोचा। उसने कपड़ा कसकर अपनी छाती पर बांधा। दर्द से हल्की सी सिसकी निकली। फिर उसने अपने से कई गुना बड़े एंटोनियो के कपड़े पहन लिए। जैसा सोचा था, कपड़े अब मुझ पर और बड़े लग रहे हैं, उसने बड़बड़ाया। मर्दों की तरह तैयार होकर वह टूटी हुई खिड़की के पास खड़ी हुई और बाहर झांका। वह जल्द ही आ जाएगा, उसने सोचा। वह पहन चुकी थी एंटोनियो के कपड़े और इंतजार कर रही थी उस आदमी का, जिसके हाथ में उसकी जान थी। रोसेलिया डी हेंसिक, उसने कड़वाहट से सोचा। कहानी में वह सिर्फ एक बैकग्राउंड चरित्र थी। कर्ज चुकाने के लिए ड्यूक को बेच दी जाती थी, उसका उपयोग किया जाता था, फिर वह मर जाती थी। और मैं उसी के रूप में पुनर्जन्म लेकर फंस गई हूँ। ड्यूक उसे नौकर बनाकर कर्ज वसूलने आया होता, वह जानती थी। 3 साल हो चुके हैं इस दुनिया में आए, उसने सोचा। अब मेरी जिंदगी उसी रोसेलिया की कहानी के जैसा चल रही है। उसने गहरी सांस ली। मैंने इस पल के लिए बहुत तैयारी की है, उसने फुसफुसाया। इस बार मैं मरने नहीं वाली। मूल कहानी की रोसेलिया ड्यूक से प्यार कर बैठी थी। मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। कर्ज चुकाने के 1000 तरीके होते हैं, उसने खुद से कहा। पहला तरीका, ड्यूक की नजर में मत आना। यही कारण था कि वह लड़के का भेष धारण किए थी। ड्यूक का आगमन जल्द ही एक आदमी हवेली पर पहुंचा। ड्यूक, उसने हवेली को देखा और बोला, कितना साधारण घर है। उसके साथ खड़ा आदमी बोला, जी महाराज, यही सही पता है। ड्यूक बोला, इसे बेचकर बारॉन का आधा कर्ज भी पूरा नहीं होगा। दूसरा आदमी दस्तावेज देखने लगा। दर्ज है कि बारॉन की मौत हो गई। उनका बेटा एंटोनियो इस हवेली का वारिस बना। उनकी एक बेटी रोसेलिया की तबीयत खराब थी। कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। दुखद, ड्यूक ने सपाट स्वर में कहा। तभी दरवाजा चरमराया। बाहर आई रोसेलिया, एंटोनियो के भेष में। वह लड़कों जैसी आवाज में बोली, अ आप ही क्लाउसडे बाल्टेजार ड्यूक होंगे, सही? उसने हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं बारॉन हेंसिक का बेटा हूँ। मर्दों के कपड़ों में भी वह हल्की सी नाजुक और प्यारी लग रही थी। अंदर से उसने खुद से वादा किया, मैं कभी ड्यूक से प्यार नहीं करूंगी, कभी नहीं। रोसेलिया, जो एंटोनियो के भेष में ने ड्यूक की ओर हाथ बढ़ाया। अ, अ, मैं एंटोनियो डी हेंसिक हूँ महाराज। ड्यूक की नजर उसके फैले हुए हाथ पर गई। उसका चेहरा अजीब, ठंडा और पढ़ा न जा सकने वाला हो गया। उसने हाथ नहीं मिलाया, इसके बजाय वह ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रोसेलिया का हाथ हवा में रुक गया। वह हल्की शर्मिंदगी के साथ उसे पीछे खींचती है और लड़कों की शांत आवाज में कहती है, अ जी महाराज, पूरा साम्राज्य आपको जानता है। वह हल्की सी मुस्कान देती है। ड्यूक की गहरी, भारी आभा और प्रभावशाली उपस्थिति हवा को और भी भारी बना देती है। वह तीखे स्वर में कहता है,
तो फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है। मैं तुम्हारे पिता बारोन का कर्ज वसूलने आया हूँ। वह ठहरता है। 5,000 विरांग्स। यह सुनते ही रोसेलिया के भीतर जैसे झटका लगता है। उसका गला सूखता है। 5,000 विरांग्स? इतने में तो 3 बड़ी हवेलियां खरीद ली जाएं। इतना कर्ज कैसे? उसने घबराए हुए लड़कों की आवाज में कहा। उसे पता था कि कर्ज बहुत है, लेकिन यह उसके कल्पना से कहीं ज्यादा था। ड्यूक खिड़की की ओर जाकर जर्जर हवेली को देखता है। यह पूरी हवेली बेच दूं तो भी लगभग 3,000 विरांग्स बाकी रहेंगे। वह उसकी ओर मुड़कर हाथ बांधता है। तो बताओ, बाकी रकम कैसे चुकाओगे? रोसेलिया तुरंत जवाब नहीं देती। वह बस उसे देखती है और फिर हल्की मुस्कुराती है। ड्यूक भौहें सिकोड़ता है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जल्द ही मुझे पैसे लौटा पाओगे। एंटोनियो के चेहरे में छुपी रोसेलिया धीरे से नजर झुका लेती है। अ हाँ महाराज, अभी तो मैं नहीं चुका सकता। लड़कों जैसा हल्का संकोच, घबराहट, कुछ पल की खामोशी। फिर उसने हाथ थोड़ा उठाया मानो कुछ समझाना चाहती हो। यह देख ड्यूक थोड़ा चौंकता है। जब वह नजरें उठाती है, उसकी आंखों में हल्की चमक होती है। लेकिन मैं चुकाऊंगा। उसकी आवाज इस बार दृढ़ थी। 3,000 विरांग्स मैं समय पर लौटा दूंगा। पहली बार ड्यूक उसे ध्यान से देखता है, साफ रुचि के साथ। ड्यूक धीरे से कहता है, कैसे? उसकी नजरें उससे हटती नहीं। तुम अकादमी से निकाल दिए गए थे? ड्यूक इस बात को तीर की तरह उसके सीने में उतारता है। रोसेलिया घबराकर लड़कों की कमजोर हंसी देती है। हाँ, वो थोड़ा ऐसा ही। पसीने की एक बूंद उसके गाल से बहती है। ड्यूक कहता है, तुम्हें कुछ नहीं आता और सुना है कि तुम शराब में पैसे डुबोते हो। रोसेलिया मन में सही कह रहा है। भाई साहब तो पूरी तरह बर्बाद इंसान था, पर बाहर से वह शांत लड़कों की टोन में अ मैं अब बदल गया हूँ महाराज। फिर वह भीतर सोचे, लेकिन मैं वो नहीं। मेरे पास एक हथियार है। उसने सिर उठाकर कहा, मेरे पास एक प्लान है। ड्यूक ने बस हूं जैसी आवाज निकाली। वे दोनों साथ साथ हॉल में चलते हैं। ड्यूक कहता है, तो तुम्हारे पास कोई तुरुप का पत्ता है? रोसेलिया, जी है। अंदर? मुझे पता है इस कहानी के भविष्य में क्या होना है। कौन सी चीजें अमीर बनाएंगी, कौन सी कला लाखों में बिकेगी। वह कला के भविष्य, राजकुमारी की कला दीवानगी, अनजाने कलाकारों के उदय, सबके बारे में सोचती है। वह कल्पना करती है। लंबे बालों वाली खूबसूरत राजकुमारी, मोती का हार पहने, तेज नजरें और कला से दीवानापन। मुझे बस कलाकारों को उससे पहले ढूंढना है। फिर वह वास्तविकता में लौटकर ड्यूक की ओर देखती है और कहती है, मैं कला के बेहतरीन टुकड़े खरीदूंगा, गलियों से, लोगों से, जहां भी टैलेंट छुपा हो। उसकी आंखों में चमक थी। हाथ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। ड्यूक संदेह से उसे देखता है। थ्योरी में सही लग रहा है, वह कहता है, लेकिन एक समस्या है। वह रुका। कला खरीदने का पैसा कहाँ से लाओगे? यह सवाल रोसेलिया को चीर देता है। वह मुस्कुराते हुए लड़कों की मासूमियत में, अ बहुत अच्छा सवाल महाराज। हर बिजनेस को कैपिटल चाहिए। ड्यूक ठंडे स्वर में, अच्छा तो? रोसेलिया धीरे से सिर खुजलाती है। गाल लाल होने लगते हैं। फिर लड़कों की घबराई आवाज में कहती है, तो क्या आप मुझे 20 विरांग्स उधार दे देंगे? कुछ पल कमरा चुप। ड्यूक अविश्वास में हंस पड़ता है। हाँ,
तो तुम्हारा प्लान मुझसे और कर्ज लेना है? रोसेलिया उसकी ओर मासूम बड़ी आंखों से देखती है। अ, जी महाराज, बस इस बार भरोसा कर लीजिए। कुछ पल की खतरनाक चुप्पी, जिज्ञासा, रुचि। फिर ड्यूक कहता है, ठीक है, दे दूंगा। रोसेलिया राहत की सांस लेती है। ये आदमी इतना आसानी से मान गया? कुछ गड़बड़ है। वह झुककर बोलती है, धन्यवाद महाराज। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। दो बॉडीगार्ड पास खड़े हो जाते हैं। ड्यूक शांत आवाज में, लेकिन एक शर्त है। रोसेलिया भीतर सिहर जाती है। ये लोग कब आए? गार्ड उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। दर्द से वह हल्की सी आवाज निकालती है। अ, अरे, क्या कर रहे हो? ड्यूक महल के मुख्य द्वार की ओर चलता है। रुकिए, महाराज! रोसेलिया चिल्लाती है, लड़कों की आवाज में घबराहट के साथ। ड्यूक रुकता है और कहता है, एंटोनियो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? उसकी आवाज शांत पर कठोर थी। अगर तुम यह सब झूठ बोल रहे हो और भाग गए तो? रोसेलिया मन में, भाई साहब ने मेरी बदनामी करवाई है। बेकार इंसान। वह संघर्ष करती है। म महाराज, मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं भागूंगा। ड्यूक, मुझे यकीन है कि तुम चुकाना चाहते हो, लेकिन हवेली बेचने के बाद रहोगे कहाँ? रोसेलिया सुन्न। उसने यह सोचा ही नहीं था। वह बस कहती है, हूं। ड्यूक घूमकर उसे तेज नजर से देखता है। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन तब तक जब तक कर्ज पूरा नहीं हो जाता। तुम मेरे सामने रहोगे। वह आखिरी वाक्य कहता हो। अब से तुम मेरे नौकर हो। रोसेलिया कमजोर आवाज में, क्या? ये ये ठीक नहीं है। ड्यूक, क्योंकि मैंने कहा है, इसलिए। फिर वह बाहर चला जाता है। रोसेलिया की सारी ताकत खत्म हो जाती है। मैंने कसम खाई थी कि नौकर नहीं बनूंगी, और मैं ड्यूक का पुरुष नौकर बन गई। उसे घसीटकर ले जाया जाता है और उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। एल्गैंड्रो, ड्यूक के वरिष्ठ पुरुष सेवकों में से एक। रोसेलिया, जो एंटोनियो के भेष में थी, को महल के शांत हल्के अंधेरे गलियारों से ले जाता हुआ एक दरवाजे के सामने रुका। यह रहा आपका कमरा सर, उसने विनम्रता से कहा और एक तरफ हट गया। रोसेलिया अंदर गई और वहीं जम गई। कमरा बहुत बड़ा था। शानदार पर्दे, चमकते फर्श, नक्काशीदार फर्नीचर, गर्म सुनहरी लाइटें। यह किसी नौकर का कमरा बिल्कुल नहीं लगता था। वह धीरे से लड़कों की फुसफुसाहट में बोली, अ, ये तो नौकरों का कमरा नहीं लगता। एल्गैंड्रो शांत स्वर में बोला, खैर, आप सिर्फ नौकर नहीं हैं। महाराज आपको अपना व्यापारिक साथी भी मानते हैं। रोसेलिया तुरंत सख्त पड़ गई। एल्गैंड्रो आगे बोला, और यही कारण है कि आपका कमरा ड्यूक के ऑफिस के ठीक बगल में रखा गया है। रोसेलिया की आंखें फैल गईं। वह सहजता से दाईं ओर इशारा करता है। बस 5 सेकंड की दूरी पर। 5 सेकंड। रोसेलिया के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। ये क्या? मुझे इससे दूर रहना था, पास नहीं। एल्गैंड्रो बोला, कृपया आइए, मैं आपको महल दिखा देता हूँ। रोसेलिया ने लड़कों की स्लाब आवाज में कहा, अ जी, और उसके पीछे चल दी। वह महल का दौरा करा रहा था, लेकिन रोसेलिया का दिमाग कहीं और था। महल बहुत बड़ा था, बहुत भव्य, बहुत घुटन भरा। उसके कंधे भारी होते जा रहे थे। तभी एक नीले सुंदर गाउन में लिपटी लड़की तेजी से गलियारे में दौड़ती आई। पीछे से एक सेविका चिल्ला रही थी, माय लेडी। लड़की अचानक फिसली। रोसेलिया ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। लड़की ने ऊपर देखा और बोली,
मुझे कब तक पकड़े रहोगे? रोसेलिया घबराकर तुरंत छोड़ देती है। आ आ सॉरी, लड़की ने सिर टेढ़ा किया। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। तभी दूसरा नौकर हांफता हुआ पहुंचा। ओह, माय लेडी, माय लेडी, रोसेलिया ने सोचा। क्या यह कोई रॉयल है या ड्यूक की बहन? लड़की की आंखें चमकी। तुम सुंदर हो, उसने अचानक कहा। मुझे सुंदर चीजें पसंद हैं। रोसेलिया वहीं ठिठक गई। फिर लड़की ने खुश होकर ताली बजाई। आज से तुम मेरे एल्डेस्ट डोमेस्टिको हो। क्या? रोसेलिया और नौकर दोनों ने एक साथ चिल्लाया। एस्टेट की अमीर औरतों का यह नया फैशन था, सुंदर पुरुष नौकर को दिखावे के लिए रखना। रोसेलिया मन में घबरा गई। हे भगवान, यहाँ भी मुसीबत। वह बोलने लगी। अ माय लेडी, मैं। लड़की ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। कल मेरे मीटिंग रूम में मिलना, भूलना मत। इससे पहले कि रोसेलिया कुछ कह पाती, दूसरी नौकरानी भागते हुए आई। माय लेडी, आपको आज अपनी स्किन ट्रीटमेंट करानी है। ना! लड़की चिल्लाई और हंसते हुए फिर से भाग गई। नौकर ने थककर सांस छोड़ी और बोला, आप कितने भाग्यशाली हैं। पहले ही दिन लेडी बालजा की नजर आप पर पड़ गई। रोसेलिया ने एक मजबूर सी मुस्कान दी। क्या यह भाग्य है? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। उस रात रोसेलिया अपने बिस्तर पर गिर पड़ी जैसे कोई भारी पत्थर गिरता है। मेरे पास किसी अमीर, खुद में खोई लड़की के पीछे घूमने का समय नहीं है। वह चिढ़कर सोचने लगी। मैंने ड्यूक से 2 महीने में 500 विरांग्स लौटाने का वादा किया है। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर मैं फेल हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। एल्गैंड्रो कहाँ है? उसे आज पैसे देने थे। थकान उस पर चढ़ गई। बस थोड़ा आराम चाहिए। उम्मीद है वह सुबह जल्दी आ जाए। ड्यूक की हवेली में उसकी पहली रात थी और सब कुछ पहले ही बहुत ज्यादा लग रहा था। उसे लगा इस समय कोई नहीं आएगा, तो उसने वह कसावट ढीली कर दी जो उसकी छाती को बांध रखती थी। एक गहरी राहत उसके शरीर में दौड़ गई। आह, उसने फुसफुसाया। ये पट्टियां सच में यातना हैं। वह लेट गई, पहली बार आराम से सांस लेते हुए। तभी टुक टुक, उसका दिल एकदम डूब गया। कौन है? वह घबराकर बोली, जल्दी जल्दी खुद को दोबारा कसने की कोशिश करते हुए, लेकिन हाथ कांप रहे थे और दस्तक जारी थी। ए एल्गैंड्रो, कहाँ हो तुम? दरवाजा खुला, अंदर आया। ड्यूक क्लाउस, रोसेलिया के मुंह से बिना सोचे निकल गया। मैं तो सोच रहा था कि एल्गैंड्रो आएगा। लड़कों की कांपती आवाज में ड्यूक के होंठों पर एक हल्की चिढ़ाती मुस्कान आई। वह किसी जरूरी काम से बाहर गया है, तो मैं आया हूं। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। फिर उसकी नजर उस बड़े फूलदान पर पड़ी जो रोसेलिया हाथ में पकड़े थी। ये फूलदान क्यों पकड़े हो? रोसेलिया पलकें झपकाती है। अह, मैं मुझे इसकी जगह पसंद नहीं थी, तो इसे हटा रहा था। लड़कों की अटकी, झेंपती हुई आवाज। आधी रात को? ड्यूक ने हैरानी से पूछा। जजी? वह उसे कुछ पल देखता रहा, पूरी तरह स्तब्ध। फिर उसने खांसी साफ की। लो, वादा किए हुए 20 विरांग्स। रोसेलिया जल्दी से बोली। अ मेरे हाथ भरे हैं, कृपया कहीं रख दीजिए। ड्यूक, तुम खुद क्यों नहीं ले लेते? अ मैं अभी तय नहीं कर पाया इसे कहाँ रखना है। ड्यूक ने लंबी सांस ली। तो मैं क्या करूं? रोसेलिया ने फूलदान की ओर इशारा किया। ओ, उसे इसमें रख दीजिए। वह कुछ पल रुका, फिर मान गया और लिफाफा फूलदान में डाल दिया। और इस तरह
ड्यूक की हवेली में रोसेलिया उर्फ एंटोनियो का पहला दिन समाप्त हुआ। उसकी गरिमा किसी तरह बची हुई, उसकी समझदारी डगमगाती हुई और उसका भेष खतरनाक रूप से उजागर होने के करीब।